गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 18 फरवरी और यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना होता है। ये कोटेशन आपको पता ही है, जब भी मेंस आंसर राइटिंग का मौका मिले या लिख रहे होंगे आपने, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ या प्रीएम्बल से जुड़ा हुआ जब भी प्रश्न आए, आपको इसी दो कोटेशन में से कोई भी एक लिख के आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है और यह जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होता रहेगा। अगर आप देखोगे ना, ये बी.आर. अम्बेडकर जी का कोटेशन है और हमारा संविधान जो समय के बदलते माहौल में अपने आप को ढाल सकता है हमारा संविधान, क्योंकि उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। मान लीजिए अगर कल के दिन कुछ ऐसा लगता है कि संशोधन करने की जरूरत है, तो इसमें पॉसिबल है हमारे संविधान में, इसलिए इसको जीवंत दस्तावेज कहा गया। आपको पता ना, अभी तक लगभग 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है। यही तो प्रूफ है इसका, जीवन दस्तावेज करने का, कि समय के अनुरूप और समाज के अनुरूप जो है ना ढलने का हमारे संविधान में सक्षमता है। बात करते हैं स्वतंत्रता को, कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलती करने की स्वतंत्रता नहीं हो। देखिए, इंसान है, व्यक्ति है, गलती होगा ही होगा, तो इसका मतलब स्वतंत्रता अगर है, अगर गलती कर रहा है कोई व्यक्ति या नागरिक, तो इसका मतलब है कि उसमें जो है ना अपने आप को डेवलप करने की इसमें क्षमता है। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता का यही मतलब हो गया। ठीक है, तो आप यहां से इस कोटेशन से अपने आंसर राइटिंग को शुरुआत करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, संविधान को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है। न्यायमूर्ति एस.के. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम निर्णय के प्रकाश में अपने मौलिक अधिकारों के दायरे में समीक्षा करें। तो यहाँ पे जो है ना ये जो स्टेटमेंट आया था इस केस में, क्या स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मौलिक अधिकार के दायरे का समीक्षा करना है। ठीक है, तो इससे मौलिक अधिकार में क्या प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को देखना है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 आपको पता ही ना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार पटाखों को जलाने पर कानूनी नियंत्रण की मांग करता है, चर्चा करें। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल 21 के फोकस करना है और उस पर आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। खाक पंचायत अक्सर अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है जो मानवाधिकार के उल्लंघन का कारण बनती है। ठीक, इस संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो खाक पंचायत को इस संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने क्या कदम उठाया, उसका आलोचनात्मक समीक्षा करना। ये सब यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमारे जो मुख्य उपचुनाव आयुक्त हो गए ना, वो चेंज हो गए हैं। अब कौन हो गए हमारे, ज्ञानेश कुमार करके, ये देखिए, ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कैसे सिलेक्शन हुआ इनका, तो एक समिति बना जिसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे, दो और मेंबर थे, एक थे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के और एक थे कैबिनेट स्तर के मंत्री जिसमें अमित शाह थे। तो तीनों का मिलकर एक कमेटी बना, एक नाम का सिफारिश किया गया और ये नाम जो है ना राष्ट्रपति जी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया। अब वो इनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, और इसी को लेकर काफी मुद्दा बना हुआ है अभी। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे सबसे अधिक चंदा पाने वाली, ठीक है, डोनेशन पाने वाली पार्टी कौन हो गया, बीजेपी हो गया। आपको पता ना 6 अभी नेशनल पार्टी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सा है। एक तो बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, एनपीपी हो गया, आप पार्टी हो गया, और एक आपको बताना सीपीआई-एम। और सबका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा, बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपीपीसीएस में ये सब पूछता है। स्टैब्लिशमेंट ईयर, एक तरफ पार्टी का नाम दे देगा, दूसरी तरफ स्टैब्लिश ईयर दे देगा, मैचिंग करने के लिए आपसे पूछ लेगा। तो आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है और ये पार्टी अपना घोषणा किया है कि हमको इस साल इतना जो है डोनेशन मिला है। तो ये क्या है, राजनीतिक पार्टी में पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए एक कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है, सकारात्मक रूप में इसको देखा जा सकता है। ठीक है, जब भी आपको राजनीतिक पार्टियों के जो है यहाँ पे पारदर्शिता बढ़ाने की अगर बात की जाएगी ना, तो आप यहाँ पे ये चीज एग्जाम्पल देके आप यहाँ पे अपने बात को रख सकते हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे देखिए, अभी जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना जल संकट बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत देशों में जल संकट जो है ना, मतलब जल संकट का सामना करना पड़ेगा, जल की सूखा का समस्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो ना नदी जोड़ो परियोजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, ये प्रोजेक्ट है और लगभग 30 नदियों को इसमें जोड़ा जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो प्रायद्वीपीय नदी है, प्रायद्वीपीय जो नदी होता है ना, उस नदी को और जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आपको बता दें केन बेतवा जो है ना लिंक जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है, 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार में एक जो है ना आपका कोसी और मेची नदी को यहाँ पर जोड़ने का बात चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब बता दें। और कौन कौन सा नदी को जोड़ा जाएगा, तो केन बेतवा पे तो काम चल रहा है, गोदावरी कावेरी पे भी काम चलेगा। अब
फिर है पार्वती, काली सिंधी, चंबल नदी पे भी काम चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नदी में पानी ज़्यादा है और जिस नदी में पानी कम है तो उसको जोड़ने से क्या होगा, जो जल संकट है ना उससे निपटने में हमें जो काफ़ी कारगर साबित होगा। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे तकनीक को लेकर यहाँ पे बात किया गया। देखिए आपने देखा होगा तकनीक, अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो आपके कामों को आसान बना देता है। अगर आप कुछ नॉलेज के लिए आप यूज़ करते हैं तो वो कामों को आसान कर देता है, तुरंत नॉलेज दे देगा आपको। ठीक, ऑनलाइन एजुकेशन भी आप स्मार्टफोन से ही पढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठाया जा रहा है कि स्मार्टफोन का अतिशय मतलब अधिक उपयोग करना हमारे लिए शारीरिक और मानसिक चिंता का कारण बन रहा है। ये हम नहीं, यूनेस्को नहीं बता रहा है इसको, यूनेस्को का रिपोर्ट है उसमें बता रहा है कि बच्चों के जो स्कूल है ना वहाँ पे स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे बच्चों के मानसिक और स्वास्थ्य पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। कई देशों के स्कूल ने तो स्मार्टफोन पे बैन लगा दिया, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्वस्थ अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो इस एजुकेशन का क्या मतलब होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे इस आर्टिकल में पक्षियों के बारे में बात किया गया है, हमारे पर्यावरण के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या क्या आप जान पाएंगे, सबसे पहला कि पक्षी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पक्षी जो है ना किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भारत में कौन कौन से पक्षी विलुप्त हो गए हैं, सरकार ने इसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं और व्यक्तिगत स्तर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये तमाम प्रश्नों का आप जवाब देख लेंगे इस आर्टिकल पढ़ के। देखिए मैं आर्टिकल डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप लोग भी प्रयास कीजिएगा ना, जो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ना वो महज जो है ना 30% होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे निचोड़ दे देता हूँ आपको। और खुद से अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना और मेरी बातों को फिर यहाँ पे चीज़ों को लिंक करेंगे ना तो आपकी समझ जो है ना बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं पहले कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप में। देखिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है पक्षी, है ना, बल्कि मानव जीवन के में भी संस्कृति और में उसका विशेष स्थान है। पक्षियों को देखा हो आपने, हमारे जो है सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, मानवीय जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग बात करते हैं ये खाद्य श्रृंखला का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पक्षी। ठीक है, ये प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में काम करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाने का काम करते हैं, तो ये हमारे लिए प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है इनका। फिर परागन जो होता है ना, पॉलिनेशन और बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, और हमारे जो है ना बायो इंडिकेटर के रूप में भी काम करते हैं। अगर मान लीजिए जिस इन्वायरमेंट में पक्षियां ज़्यादा तादाद में दिख रही है, ठीक है, तो वो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जहाँ पे संख्या इनकी घट रही है ना वो प्रदूषण से वहाँ पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनके लिए चैलेंजेस क्या है तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, प्रदूषण है इनका चैलेंजेस। साथ ही बता दें यहाँ पे जो प्रदूषण हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये तमाम कारणों से जो है ना ये चिंता में है ये लोग पक्षी लोग। फिर बात करेंगे यहाँ पे मुख्य कारण की अगर बात करें तो चिंता का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाव को लेकर, वनों हम लोग काट दे रहे हैं, शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि का विस्तार कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेटलैंड है उसको भी वो भी सूख रहा है आजकल क्लाइमेट चेंज के कारण, तो इससे पक्षी जो है ना चिंता का कारण बन रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना तो कौन कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है, तो आपने देखा होगा ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी काफ़ी जो चिंता में है। भारतीय गिद्ध की संख्या भी 95% की कमी देखा गया है। गौरैया जो पहले आम हुआ करती थी अब इसकी संख्या में भी गिरावट आ गया है। साइबेरिया जो सारस जो प्रवासी पक्षी है उसकी संख्या भी लगभग विलुप्त हो गई है। तो इसके संरक्षण के लिए सरकार ने जो है ना वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है यहाँ पे बनाया है। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना को लागू किया है सरकार ने। फिर राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण योजना यहाँ पे लागू किया है। फिर आपने देखा होगा कई 100 जो ना पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसमें राजस्थान के भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, फिर चिल्का झील महत्वपूर्ण है, सुंदरवन जैव मंडल प्रमुख है। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है, तो घरों के आसपास पक्षियों के लिए हम लोग ना जल और भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग वृक्ष रोपण को बढ़ावा दे सकते हैं, पक्षियों के संरक्षण को लेकर हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं, फिर बर्ड फीडर जैसे यहाँ पे तमाम उपायों को लागू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ये आर्टिकल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारतीय अमेरिका रिलेशन पे बात किया गया है। यहाँ पे जो टैरिफ युद्ध जो चल रहा है, अमेरिका बोल रहा है ना कि जो हमारे देश पे जो देश हम पे जितना टैरिफ लगाएगा उतना ही टैरिफ जो है ना हम लोग जवाब में लगाएंगे। अमेरिका को चिंता हो गया क्योंकि भारत जो है ना अमेरिका से जो प्रोडक्ट यहाँ आता है
उस पर 100% से लेकर 60%, 70% जो है ना यहाँ पर टैरिफ लगाता है भारत। तो अमेरिका को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है और बार बार भारत को बोल रहा है कि आप कम कीजिए, नहीं तो हम आप पे भी इतने ही लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चिंता का बात बन रहा है। विवाद में आपको यही सब चीज़ दिखाना है, H1B वीज़ा के बारे में, टैरिफ युद्ध के बारे में, चाइना भारत रिलेशन को लेकर, फिर यहाँ पे भारत रशिया को लेकर आपको यहाँ पे जो विवाद है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये जो है ना एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है परमाणु ऊर्जा को लेकर। तारापुर में जो है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, तारापुर में। और तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र में। तो एक तरफ जो है ना परमाणु संयंत्र नाम दे देगा और दूसरी तरफ उसका राज्य का नाम दे देगा। मैचिंग करने के लिए पूछता है, ध्यान रखिएगा। तारापुर हो गया, यूपी में नरोरा हो गया, है ना। तो इससे महत्वपूर्ण चीज़ों का 4-5 याद रखिएगा। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है, सीमा विवाद है, गंगा नदी को लेकर विवाद है, तिस्ता नदी को लेकर विवाद है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रवासी को लेकर विवाद है, फिर विस्थापन को लेकर यहाँ पर विवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और रिश्ते को सुधार करने में बिम्स्टेक हो गया, दक्षास हो गया, लुक एक्ट नीति हो गया, एक्ट नीति हो गया, यहाँ पे पंचशील हो गया, ये तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके बाद ये अफीम वाला एरिया है, आपको पता ही है, मैंने कई दफ़ा यहाँ पे जिक्र किया है। ये कोल एरिया है भारत में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना पहाड़ी इलाका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, नीलगिरी हो गया, डोडा बेटा हो गया, अनाईमुड्डी हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया पोर्ट, जिसमें चेन्नई पोर्ट हो गया, ठीक है, और कांडला काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद पहाड़ का रेंज भी पूछ लेता है। ये बीपीएससी में मेंस में पूछा था कि भारत का भौगोलिक संरचना के बारे में आप विस्तृत चर्चा करें। तो इसमें भौगोलिक संरचना के बारे में आप यही सब चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में आपका प्लेटू है, फिर यहाँ पे बीच में जो है मैदानी इलाका है, फिर तटीय इलाका के बारे में बात करेंगे, कोस्टल एरिया के बारे में, फिर आइलैंड के बारे में बात करेंगे। फिर बिहार में पूछ लिया था बिहार के भौतिक संरचना के बारे में। तो अगर आप ऊपर में आप देखोगे, वहाँ पे नेपाल वाला एरिया, शिवालिक वाला एरिया हो जाएगा, बीच में पूरा गंगा का मैदान हो जाएगा, दक्षिण में आपका पठार हो जाएगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर बारे में जिक्र करना है। ओके, और ये मैप याद रखिएगा। बांग्लादेश तो न्यूज़ में रहता है, बर्मा भी रह रहा है, वेस्ट बंगाल भी है, मणिपुर भी है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अरेंज करने के लिए किसी तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा, बहुत लोग देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के या पीडीएफ पढ़ के नहीं चले जाना है, अपना फीडबैक भी देना है आपको। धन्यवाद।